उसके बाद तंग आकर तो हम तो कही थी कि मेरे बैच ही बंद कर दीजिए। फिर होली की छुट्टी हो गई, तो उसके बाद हम विचार किए कि अब जो हो गया सो हो गया, और विचार ये किया कि नए सिरे से और फिर से आज से बायोलॉजी चालू करेंगे। ठीक है, ये फैसला किए। तो जो एक दो क्लास कर लिए कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग ऑनलाइन भी एडमिशन ले चुके थे और बहुत सारे कॉल आ रहे थे बीच में कि सर पैसा ले लिए, छोड़ दिए, अब क्या करेंगे हम, तरह तरह के। और उस समय हम जवाब भी नहीं दे रहे थे, काफी ज्यादा टेंशन से गुजर रहे थे। तो आज हम विचार करके आए हैं कि बायोलॉजी की शुरुआत होगी, आज से होगी, अभी से होगी। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब किसी भी तरह का कन्फ्यूजन इसमें ना रहे। तो आज से फिर शुरुआत करते हैं। क्या कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब बिल्कुल, अब जो हो गया सो हो गया, उसको आप भी भूल जाइए, हम तो कब का भूल गए हैं। तो जो भी डिस्टर्ब क्लास हुआ, जिन भी कारणों से हुआ, उसके लिए अब हम माफी चाहते हैं। और आज से आइए नए सिरे से बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। जो भी कई लोग देखिए अब आ भी नहीं रहे कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो हर जगह सूचित कर दीजिएगा। आप लोग अपने जान पहचान के लोगों को बता दीजिए कि जो भी इस बैच में थे, बायोलॉजी आज से फिर से शुरू हुआ है, नए सिरे शुरू हुआ है। ऑनलाइन भी जो भी जुड़े हुए हैं, कुछ क्लास अगर किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज से बायोलॉजी शुरू करते हैं। और पहला चैप्टर जो है वो है सेल, यानी कोशिका। कोशिका, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यही समझने की हम कोशिश करेंगे कि कोशिका क्या है। काफी बड़ा चैप्टर है, और कितना बड़ा है आप देख ही लिए है, नोट्स पहले से आपके पास अवेलेबल है। तो पहला चैप्टर सेल। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सेल क्या है। देखिए दोस्तों कि पृथ्वी पर दो ही प्रकार के पदार्थ हैं। अब पदार्थ की चर्चा कर देते हैं तो उसका अर्थ केमिस्ट्री में कुछ और हो जाता है, लेकिन हम यहां पर दूसरे संदर्भ में बात कर रहे हैं पदार्थ का। इस पृथ्वी पर दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, एक निर्जीव और दूसरा सजीव। तो इस पृथ्वी की जो पूरी पर्यावरण है, इस पृथ्वी की जो विशाल पर्यावरण है, उसमें दो ही चीज है, एक सजीव है और दूसरा निर्जीव है। और कुछ है तो बताइए, हमको तो पता नहीं है कुछ नहीं है, या तो सजीव है या निर्जीव है। तो पृथ्वी का विशाल पर्यावरण में दो ही चीज है, एक सजीव है और दूसरा निर्जीव है। और जब निर्जीवों की बात करती है, जब हम करते हैं कोई भी निर्जीव पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, तो वो बने होते हैं किससे? एटॉम से, यानी किससे? परमाणु से बने होते हैं।
निर्जीव पदार्थ का निर्माण परमाणुओं से मिलकर होता है। एक निर्जीव पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, एक निर्जीव पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, तो एटॉम मिलकर के बनाते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटॉम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक निर्जीव पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जिस तरह से एक निर्जीव वस्तु का निर्माण परमाणुओं से, सूक्ष्म कण परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक उसी तरह सजीवों का भी निर्माण तो किसी ना किसी सूक्ष्म कण से जरूर हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे। जिस तरह एक निर्जीव, एक नॉन लिविंग थिंग्स का निर्माण एटॉम से मिलकर हुआ है, किस तरह से हुआ है, तो एटॉम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और फिर मॉलिक्यूल्स का ढेर ही एक निर्जीव वस्तु के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो जिस तरह निर्जीव पदार्थ का सूक्ष्म इकाई क्या है, परमाणु है, ठीक उसी तरह सजीवों की भी सूक्ष्म इकाई कोई ना कोई होगा, और सूक्ष्म इकाई सजीव का जो है वही क्या है, सेल है, यानी क्या है, कोशिका है। तो कोशिका सजीवों के शरीर की वो सूक्ष्म इकाई है जिससे मिलकर सजीवों का निर्माण हुआ। ठीक उसी तरह जिस तरह परमाणुओं से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, निर्जीव का। यानी कि जिस तरह आप केमिस्ट्री में परमाणुओं के बारे में पढ़ते हैं, शुरुआत ही यहीं से होती है, ठीक उसी के पैरेलल आपको बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ना होगा, सेल के बारे में पढ़ना होगा। जो महत्व केमिस्ट्री में एटॉम का है दोस्तों, वही महत्व बायोलॉजी में किसका है, सेल का है। वही महत्व बायोलॉजी में किसका है, सेल का है। तो सेल क्या है, तो सेल एक सूक्ष्म इकाई है, किसका, सजीवों का। इसी सूक्ष्म इकाई से मिलकर सजीव निर्मित होते हैं। लेकिन यह बात पता करना जरूरी है कि आखिर सेल से मिलकर एक सजीव के शरीर का निर्माण कैसे होता है। सेल से मिलकर के एक सजीव के शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेल से मिलकर एक सजीव का निर्माण जिस क्रम में होता है, उस क्रम को आप समझिए। तो सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है, सेल है, कोशिका। फिर कई सारे मिलकर के बनाते हैं क्या, टिश्यू, यानी क्या, ऊतक। फिर कई सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेन, यानी क्या, अंग। फिर कई सारे ऑर्गेन मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र, ऑर्गेन सिस्टम, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र। ये बात पता करना जरूरी है कि आखिर सेल से मिलकर एक सजीव के शरीर का निर्माण कैसे होता है। सेल से मिलकर के एक सजीव के शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेल से मिलकर एक सजीव का निर्माण जिस क्रम में होता है, उस क्रम को आप समझिए। तो सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है, सेल है, कोशिका। फिर कई सारे मिलकर के बनाते हैं क्या, टिश्यू, यानी क्या,
ऊतक, फिर कई सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेन, यानी क्या? अंग। फिर कई सारे ऑर्गेन मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र, ऑर्गेन सिस्टम, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र वगैरह वगैरह। और फाइनली कई अंग तंत्र मिल करके सजीव का शरीर का क्या करता है? निर्माण करता है। तो एक सजीवों के शरीर को आप देखिएगा तो बटेगा अंग तंत्र में, अंग तंत्र को बांटिएगा अंगों में, अंगों को बांटिएगा ऊतक में, ऊतक को बांटिएगा तो कोशिका में, उसके बाद बंटवारा समाप्त। तो कोशिका सजीवों के शरीर की निर्माण की सबसे सूक्ष्म इकाई है। एक सजीव के शरीर का निर्माण कुछ इस क्रम में होता है। सबसे सूक्ष्म इकाई कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाते हैं, फिर कुछ ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, फिर कुछ अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं, फिर कई अंगतंत्र मिलकर एक सजीव के शरीर का निर्माण होता है। अब आप ध्यान दीजिए कि एक सजीव के शरीर का अगर निर्माण हुआ है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या है? सेल है। और सेल सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्यों है दोस्तों? तो अगर इस निर्माण प्रक्रिया में अगर हम सेल को ही हटा दे तो क्या लगता है ये सब बन जाएगा? ये सब बन जाएगा? ये सब नहीं बनेगा तो क्या इसकी हम कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एक सजीव के शरीर की रचना जो हुई है वो किसके बदौलत हुई? सेल के बदौलत हुई। सेल ही नहीं रहेगा तो ऊतक अंग की कोई अस्तित्व नहीं होगी। हम एक सजीव के शरीर की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो कोई भी शरीर हो, उसके शरीर की रचना, उसके शरीर का स्ट्रक्चर तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसकी होती है? एक कोई भी सजीव हो, उसके शरीर को तैयार करने में सबसे, उसके शरीर के संरचना को तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सेल की होती है। इसलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संरचनात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि कोई भी सजीव के शरीर की संरचना कोशिका के बगैर बन ही नहीं सकती है। तो अगर सीधा सीधा पूछे कि कोशिका क्या है तो हम कहेंगे कि कोशिका एक संरचनात्मक इकाई है। किसका? सजीव। कोशिका एक रचनात्मक इकाई है। किसका? सजीव का। क्यों रचनात्मक इकाई है? तो सजीव के शरीर की रचना ही इसी के द्वारा हुआ है। इसके बगैर कोई रचना हो ही नहीं सकते हैं सजीव के शरीर का। अब आइए दोस्तों कि सजीव को जिंदा रहने के लिए, एक सजीव जिंदा रहे, इसके लिए उसके अंगों का लगातार कार्य करते रहना जरूरी है कि नहीं? मानव का शरीर जिंदा है, किस लिए जिंदा? क्योंकि उसके सारे अंग अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। किडनी रक्त को छानने के कार्य में लगे हैं, छोटी आंत भोजन को पचाने में लगे हैं, फेफड़ा श्वसन को कंप्लीट कराने में लगे हैं। हर अंग कार्य कर रहे हैं जिसके बदौलत एक सजीव जिंदा है। अगर एक सजीव के शरीर का अंग कार्य करना बंद कर दे तो क्या लगता है कि वो सजीव सजीव बना रहेगा, अर्थात जिंदा बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। तो सजीव के शरीर का सिर्फ निर्माण हो जाना जरूरी नहीं है, बल्कि उनके अंगों का लगातार कार्य करते रहना भी जरूरी है।
और कोई भी अंग जो कार्य करते हैं ना, वास्तव में वो किसके द्वारा करते? सेल के द्वारा करते। हमारे शरीर का छोटी आंत भोजन को पचाने का काम करते हैं, तो वास्तव में वो छोटी आंत कैसे काम करते हैं? तो छोटी आंत के जितने भी कोशिका हैं वो भोजन के पचाने में लगे रहते हैं। यानी भिन्न भिन्न अंग जो कार्य करते हैं, जिसके बदौलत सजीव जिंदा बने रहते हैं, वो अंग कार्य भी उन्हीं कोशिकाओं के बदौलत करते हैं जिस कोशिकाओं से वो निर्मित है। यानी संरचना भी सजीव के शरीर के किसके बदौलत बन रहा है? कोशिका के बदौलत बन रहा है। और उसके अंग जो कार्य को संपन्न कर रहे हैं वो भी किसके बदौलत कर रहे हैं? सेल के बदौलत कर रहे हैं। अगर सेल ही कार्य करना बंद कर देगा, सेल ही कार्य करना बंद कर देगा, तो अंग कुछ कर पाएगा नहीं। तो संरचना बनाने वाली इकाई भी कौन है? सेल। और कार्य करने भी वाली इकाई भी कौन है? और कार्य करने वाली इकाई सेल है। इसीलिए इसे हम सेल को क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फंक्शनल यूनिट। इसको हिंदी में कहते हैं कार्यात्मक इकाई, यानी कि कार्य करने वाली इकाई। तो अब आपके सामने सेल के दो दो परिभाषा आ गया है दोस्तों। सेल क्या है? तो स्ट्रक्चरल यूनिट है। किसका? सजीव, प्रत्येक सजीव का। सेल क्या है? फंक्शनल यूनिट है। किसका? सजीव का, प्रत्येक सजीव का। क्लियर है बात? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो सेल क्या है? तो सेल सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक इकाई जिनसे मिलकर रचना हुआ है, क्रियात्मक इकाई जो वास्तव में काम करते हैं, जिसके बदौलत एक सजीव जिंदा बना रहता है। कोई दिक्कत? समझ गए ना? तो सेल क्या, इसमें कोई दिक्कत? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक इकाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? रचना करना, संरचना को निर्मित करना। अब क्रियात्मक इकाई का मतलब? कोई दिक्कत नहीं। तो कोशिका संरचनात्मक इकाई भी है और कोशिका क्रियात्मक इकाई भी है। कोशिका संरचनात्मक इकाई है, कोशिका क्रियात्मक इकाई है। सीधा सीधा समझिए ना, जिस तरह हम बिना परमाणु के एक निर्जीव पदार्थ की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी तरह बिना कोशिका के हम एक सजीव पदार्थ की या एक सजीव की कल्पना नहीं कर सकते। बिना कोशिकाओं के सजीव का अस्तित्व संभव ही नहीं है। बिना कोशिकाओं के सजीव का अस्तित्व संभव ही नहीं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? अब आइए, अब तो सेल समझ गए हैं। अब ये समझना है कि क्या प्रत्येक सजीवों में एक ही तरह के सेल होते हैं? क्या प्रत्येक सजीवों में एक ही तरह के सेल होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। सजीव कई तरह के, आसपास ही विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु देख रहे हैं। सारा सजीव एक तरह का है? नहीं, भिन्न भिन्न टाइप के सजीव है। तो क्या इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है, ये तो हम जान गए हैं कि जितने भी सजीव है, सभी सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। लेकिन क्या सभी सजीवों में एक ही प्रकार के कोशिका है?
तो इसका उत्तर है नहीं। भिन्न भिन्न सजीवों में भिन्न भिन्न आकार और आकृति की कोशिकाएं पाई जाती है। अब भिन्न भिन्न सजीवों को तो छोड़िए, एक ही सजीव के सभी अंगों में एक समान आकार और आकृति की कोशिका नहीं पाई जाती है। हमारे आंखों के रेटिना की कोशिका जैसी है, क्या लगता वैसा ही कोशिका लीवर में भी है? नहीं है। जिस तरह लीवर की कोशिका है, क्या लगता उसी तरह फेफड़ा का भी कोशिका है? नहीं है। तो भिन्न भिन्न सजीवों में भिन्न भिन्न आकार और आकृति की तो कोशिका होती ही होती है, एक ही सजीव के भिन्न भिन्न अंगों में अलग आकार और आकृति की कोशिका होती। तो अब यह समझना जरूरी है कि किन सजीवों में किस आकार और आकृति की कोशिका होती है, और ये बात जानने का कोशिश करिएगा तो यहीं पर फंसे रह जाइएगा। ये बात तो आप समझ गए कि भिन्न भिन्न सजीवों में अलग अलग आकार और आकृति की कोशिकाएं होती है। ये भी समझ गए कि एक ही सजीव के भिन्न भिन्न अंगों में अलग आकार और आकृति की कोशिकाएं होती है। और अगर हम एक एक करके पता लगाने की कोशिश करें कि किस सजीव में किस आकार और आकृति की कोशिकाएं होती है, तो पता चलेगा कि उम्र ढल गई, कोशिका के आकार और आकृति पर लगे हुए हैं। अब कहिएगा ऐसा कैसे हो सकता? ऐसा ही होगा। वो इसलिए कि इस पृथ्वी पर सजीवों की 1.8 मिलियन 1.8 मिलियन सजीवों के जातियों का पता लगाया जा चुका है। 1.8 मिलियन सजीवों के जातियों का पता लगाया जा चुका है। अब 1.8 मिलियन टाइप के सजीव है, और एक एक करके उनके कोशिकाओं को अगर आप देखने लगिएगा, एक एक करके उनके कोशिकाओं को आप देखने लगिएगा, तो कभी समाप्त होगा? नहीं समाप्त होगा। क्या हुआ? तो क्लियर है, हम सभी सजीवों के कोशिका के आकार और आकृति पर बात कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्योंकि सजीवों की बहुत अधिक जातियां हैं। इस पृथ्वी पर कीड़े मकोड़े 1 लाख टाइप का है, उसी का कोशिका में आप फंसा रह जाइएगा। तो कोशिकाओं के आकार और आकृति के संदर्भ में बस इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि प्रत्येक सजीवों में कोशिका के आकार और आकृति अलग अलग होती है, और एक ही सजीव के भिन्न भिन्न अंगों के कोशिका के आकार और आकृति क्या होती है? अलग होती है। और सजीवों की इतनी अधिक जातियां अब तक खोज ली गई है वैज्ञानिकों के द्वारा कि हम एक एक सजीवों के कोशिका के आकार और आकृति पर बहस नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चित कोशिका है उसके बारे में याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे छोटी आकार की कोशिका, सबसे छोटी आकार की कोशिका, सबसे छोटी आकार की कोशिका और सबसे बड़ी आकार की कोशिका
सबसे बड़ी आकार की कोशिका कौन है, इसके बारे में तो आप याद रख ही सकते हैं। देखिए तो कौन कौन है। अब तक वैज्ञानिकों ने जितने कोशिकाओं की, जितने सजीवों की खोज की है, उन सभी सजीवों में सबसे छोटे आकार की कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु में पाया जाता है। अब तक वैज्ञानिकों ने जो सबसे छोटी कोशिकाओं की खोज की है, वो सबसे छोटी आकार की कोशिका, वो सबसे छोटी आकार की कोशिका कहाँ है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। वहीं सबसे बड़े आकार की कोशिका जो है, वो सबसे बड़े आकार की कोशिका जो है, वह शुतुरमुर्ग के अंडे में है। शुतुरमुर्ग में नहीं है, शुतुरमुर्ग के अंडे में है। शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका की आकृति है, सबसे बड़े आकार की कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका की आकृति है 170 गुना 135 मिलीमीटर की है, लंबाई गुना चौड़ाई। इतनी बड़ी कोशिका है जो आंखों से दिखाई पड़ती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोशिका आंखों से दिखाई देने वाली संरचना नहीं है। कोशिका आंखों से दिखाई देने वाली संरचना नहीं है। मानव के आंखों के देखने की अगर क्षमता की बात करिएगा तो मानव अपने आंखों से न्यूनतम 0.1 मिलीमीटर से बड़ी वस्तु को ही देख सकता है। 0.1 मिलीमीटर से बड़ी वस्तु को ही देख सकता है। इससे छोटी वस्तु को मानव का आंख को देखने की क्षमता नहीं। हमारे आंख छोटी से छोटी वस्तु को देख सकती है तो उसकी देखने की अपनी एक क्षमता होगी। एक वयस्क व्यक्ति के स्वस्थ आंखों की अगर हम बात करें, एक वयस्क व्यक्ति की अगर स्वस्थ आंखों की बात करें तो एक वयस्क व्यक्ति का स्वस्थ आंख 0.1 मिलीमीटर, एक वयस्क व्यक्ति का स्वस्थ आंख 0.1 मिलीमीटर से बड़ी वस्तु को ही देख सकता है। इससे छोटी वस्तु को नहीं देख सकता है। और जितने भी कोशिकाएं होती है, अपवाद सिर्फ शुतुरमुर्ग का अंडा है, जितने भी कोशिकाएं होती है सबकी आकृति 0.1 मिलीमीटर से क्या होता है? कम होता है। तो इसलिए कोशिका एक ऐसी संरचनाएं हैं जो हमें अपने आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन अपवाद है शुतुरमुर्ग का अंडा बेचारा इतना लंबा चौड़ा है जो आंखों से दिखाई देता है 170 मिलीमीटर गुना 135 मिलीमीटर। क्या वह नोट नहीं है? टेंशन मोबाइल है ना, फोटो खींच लीजिए, ठीक है। लिखने का कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आप समझिए, ठीक है ना? समझ रहे ना? सिर्फ समझने पर फोकस करना है, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन वही आएगा जो हम करवाएंगे लास्ट में, ठीक है? आप नोट ले लिया है ना? जो भी नोट लिया देखते होंगे पीछे में प्रश्न है। अब वो एक एक प्रश्न को हम क्लास में करवाएंगे, इसलिए प्रश्नों को लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ समझना है, ताकि प्रश्न तबे भूले जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, ठीक है ना? नहीं तो इस तरह समझ लेना है कि आगे भविष्य में बाल बच्चा होगा तो उसका भी ट्यूशन फी बच जाए। क्या समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो इस तरह से समझिए, सिर्फ आप समझने पर फोकस करिएगा। समझे कि नहीं समझे? तो सिर्फ समझने पर फोकस रखना है। क्या क्वेश्चन पूछेगा क्या नहीं पूछेगा उसका टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछेगा जो हमारे नोट के पीछे में है। उससे बाहर ना कभी पूछा गया है ना कभी पूछा, अब पूछा जाएगा भी तो उसे कौन बनाएगा? ठीक है, क्लियर है ना? तो इसीलिए प्रश्नों को लेकर टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे आकार की कोशिका का नाम आपको याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा?
अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस पृथ्वी पर ध्यान दीजिए, इस पृथ्वी पर अगर सबसे विकसित जंतु की बात करें, ध्यान दीजिएगा, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर अगर सबसे विकसित जंतु की बात करें तो वो कौन है? मानव। किसी को शक तो नहीं है? मानव ही है। मानव 1.8 मिलियन जो सजीवों की जातियां हैं उनमें सबसे डेवलप्ड जाति होमो सेपियंस है, यानी मानव है। इसलिए मानव के संदर्भ में भी आपको याद रखना होगा कि इस सबसे विकसित जंतु मानव के शरीर की में कौन सबसे बड़ी कोशिका है, कौन सबसे छोटी कोशिका है, कौन सबसे लंबी कोशिका है, वो भी आपके नोट में दिया हुआ है। देखिए एक बार दोस्तों, क्लियर? एक दो बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, और बहुत दोस्तों को तो पहले से याद हो गया होगा। ठीक है ना? तो क्लियर हो गया दोस्तों। पहली बात हम समझ गए कि सेल सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तुरंत आ जाएगा, लाइन कट गया होगा। अब ध्यान दीजिए, आ रहा लाइन कट गया है, चल गया। अब जनरेटर चालू होने में 2 मिनट लेट तो लगेगा ही ना। 2 मिनट नहीं, 10 मिनट, सॉरी 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर जनरेटर चालू हो जाता था। कभी कभी आज, अब गर्मी का समय, लाइन कटेगा आएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब ध्यान दिए, ये बात समझ गए कि कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई। ये भी समझ गए कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है सभी के कोशिका के आकार और आकृति एक समान नहीं है। खुद एक ही सजीव के भिन्न भिन्न अंगों में जितने भी कोशिका है उसके आकार और आकृति एक समान नहीं है। अगर आप ये प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों नहीं सभी सजीवों में एक समान आकार और आकृति की कोशिका है, आखिर क्यों नहीं मानव के सभी अंगों में एक समान आकार और आकृति की कोशिकाएं हैं, क्यों नहीं है? तो इसका कारण है दोस्तों, क्या? अच्छा, चालू हो जाएगा दोस्तों 2 मिनट में। कोशिका के आकार और आकृति, शेप और साइज, आकार को शेप और आकृति को साइज बोलते हैं। कोशिका के आकार और आकृति कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। कोशिका के आकार और आकृति कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है, कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। यानी कि अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका के आकार और आकृति भी क्या होती है? अलग अलग होती है। एक कोशिका के आकार और आकृति किस पर डिपेंडेंट है? कोशिका के द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य पर निर्भर है। यानी भिन्न भिन्न कोशिकाओं की अगर आकार और आकृति समान है तो निश्चित तौर पर उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य भी क्या है? समान ही होंगे। और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका के आकार और आकृति निश्चित ही एक दूसरे से बिल्कुल क्या होंगे? भिन्न होंगे। निश्चित तौर पर एक दूसरे से क्या होंगे? भिन्न होंगे। फेफड़ा की कोशिका छोटी आंत के कोशिका के समान होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो फेफड़ा के कोशिका का कार्य श्वसन को संपन्न कराना है, श्वसन को संपन्न कराना है, जबकि छोटी आंत के कोशिका का कार्य भोजन को पचाना है। छोटी आंत के कोशिका का कार्य भोजन को पचाना है। अलग अलग कार्य, अलग अलग आकार आकृतियों। क्या कान एवं आंखों के रेटिना के कोशिका के आकार और आकृति समान होगी? नहीं। क्यों? तो दोनों के कार्य अलग अलग है। कहाँ एक और आंखों के रेटिना देखने में सहायता करता है, देखने को काम करता है, वहीं कान सुनने की प्रक्रिया को संपन्न कराती। क्लियर हो गया?
तो कोशिका के आकार और आकृति किस पर निर्भर करता है? कोशिका के आकार और आकृति किस पर निर्भर करता है? अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका के आकार और आकृति भी क्या होती है? अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका के आकार और आकृति क्या होती है? अलग अलग। वही समान कार्य करने वाले कोशिका के आकार और आकृति भी क्या होगा? समान होगा। बंदर के छोटी आंत और मानव के छोटी आंत का कोशिका एक के समान होगा? लंबा छोटा हो सकता है लेकिन एकदम एक आकृति का होगा, क्योंकि बंदर के भी छोटी आंत के कोशिका का कार्य भोजन को पचाना या और मानव के छोटी आंत के कोशिका का कार्य भी भोजन का पचाना ही कार्य समान होगा, तो आकार और आकृति भी क्या होगी? तो यानी कि भिन्न भिन्न सजीवों के कोशिकाओं की आकृति समान होगी। भिन्न भिन्न सजीवों के कोशिकाओं की आकार और आकृति भी समान होगी, लेकिन उस संदर्भ में जब उनके कार्य क्या हो। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब आते हैं कोशिकाओं की संख्या पर। क्या भिन्न भिन्न प्रकार के सजीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या समान होती है? पहले से आपको बहुत चीज पता है, लेकिन ना क्या भिन्न भिन्न, और एक दो क्लास तो लिए भी थे तो बहुत का दोहरा रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है, जानते तो अच्छी बात है। भिन्न भिन्न सजीवों में क्या कोशिकाओं की संख्या समान होती है? नहीं होती। भिन्न भिन्न सजीवों में कोशिकाओं की संख्या समान नहीं होती है। और अगर सजीवों में कोशिका की संख्या की बात करिएगा, सजीवों में कोशिका की संख्या की बात करिएगा, सजीवों में कोशिका की संख्या की बात करिएगा, तो सजीवों में कोशिका की संख्या शरीर के आकार पर निर्भर करता है। शरीर के आकार पर निर्भर करता है। जितना बड़ा शरीर का आकार होगा, जितना बड़ा शरीर का आकार होगा, उतनी ही अधिक संख्या में उसमें कोशिकाएं होगी। आपसे पूछ देगा कि बिल्ली के शरीर में ज्यादा कोशिका कि बिल्ली के बच्चा के शरीर में ज्यादा कोशिका? सही पकड़े, बिल्ली में ज्यादा होगा। बंदर के शरीर में ज्यादा कोशिका होगा कि हाथी के शरीर में? बंदर के शरीर में ज्यादा कोशिका या हाथी के शरीर में? निश्चित तौर पर हाथी के शरीर में होगा। क्लियर हो गया ना? तो एक शरीर जितना बड़ा विशाल होगा, उसमें कोशिकाओं की संख्या उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। शरीर जितना छोटा होगा, उसमें कोशिकाओं की संख्या उतनी ही कम होगी। और इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है ना, इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है, वैज्ञानिकों ने उसे कोशिका के संख्या के आधार पर दो भागों में बांटे हैं। वैज्ञानिकों ने कोशिका के संख्या के आधार पर, कोशिका के संख्या के आधार पर प्रत्येक सजीव या समस्त सजीव को कितने भागों में बांटे? दो भागों में। एक है क्या? यूनि सेलुलर, यानी क्या? एक कोशिकीय, और दूसरा है मल्टी सेलुलर, यानी क्या? बहुकोशिकीय। कोशिकाओं के संख्या के आधार पर, कोशिका के संख्या के आधार पर सजीवों के कितने वर्ग हैं? दो। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक
कोशिकीय और बहुकोशिकीय किसे कहेंगे, हमको नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगा। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह का होगा यह। ऐसे सजीव जिनके शरीर केवल एक कोशिकाओं से बना हुआ है उसे क्या कहेंगे? और एक कोशिकीय आंखों से दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि एक कोशिकीय सजीव में केवल एक कोशिका ही है, और कोशिका आंखों से दिखाई देने वाले हैं। और जो एक कोशिकीय होते हैं उसे कायदे से हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो भी आंख से दिखने वाले सजीव है सब क्या है? बहुकोशिकीय। और आप सजीवों के शरीर के संरचना को जो समझे थे कि सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेन। और ऑर्गेन मिलकर ऑर्गेन सिस्टम यानी अंग तंत्र, और फाइनली अंग तंत्र मिलकर क्या बनता है? सजीव। तो ये जो आप सजीवों के संरचना को पढ़े हैं, इन संरचनाओं का संबंध केवल किन सजीवों से है? बहुकोशिकीय से। एक कोशिकीय सजीवों में उत्तक अंग नामक कोई चीज नहीं होती है। एक कोशिकीय सजीव के शरीर में पूरा का पूरा एक कोशिका ही होता है। अब एक ही कोशिका है तो वो उत्तक बनाएगा? तो हम जो एक सजीव के संरचना को समझे थे शुरुआत में, वास्तव में उन संरचनाओं का संबंध केवल किन सजीवों से था? बहुकोशिकीय से। उन संरचनाओं का संबंध किससे था? बहुकोशिकीय से था। एक कोशिकीय सजीवों का इसमें कुछ भी नहीं है। एक कोशिकीय सजीवों में क्या उत्तक होते हैं? अंग होते हैं? नहीं होते। जब उत्तक और अंग की बात करते तो वो केवल और केवल किस में बात करते? बहुकोशिकीय में बात करते। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? सब कुछ क्लियर हो गया? तो कोशिका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कोशिका रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका भिन्न भिन्न सजीवों के कोशिका के आकार और आकृति एक समान। एक ही सजीव के भिन्न भिन्न अंगों के कोशिका के आकार और आकृति एक समान। कोशिका के आकार और आकृति कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न सजीवों में कोशिकाओं की संख्या भी एक समान। भिन्न भिन्न सजीवों में कोशिकाओं की संख्या भी एक समान नहीं होती है। जितना बड़ा शरीर उतनी अधिक संख्या में कोशिका, और कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सजीव के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। क्लियर? अब बताइए, यहां तक हर एक बात को आप समझ चुके हैं कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए दोस्तों, इतने बातों जो हम कोशिका के बारे में समझे हैं, इतनी बातें जो हम कोशिका के बारे में समझे हैं, वास्तव में ये जानकारी हासिल करने में कई वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अथक प्रयास किए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब तक हम कोशिका के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त किए, जो भी चीज हम आपको बताए हैं, ये जानकारी कई वैज्ञानिकों के द्वारा लंबे समय तक किए गए अथक प्रयासों का परिणाम है। इस जानकारी को हासिल करने में कई वैज्ञानिकों ने पूरी आयु लैब में बिता दिए। तो आइए दोस्तों, उन वैज्ञानिकों को थोड़ा याद कर लेते हैं जिनके बदौलत हम सेल के बारे में इतना कुछ समझ पाए। वैज्ञानिकों को याद करना परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये हमारी
आपकी और आने वाली पीढ़ी के भी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उन वैज्ञानिकों का नाम याद रखें जिसके बदौलत आपका ज्ञान वर्धन हुआ। ये हम नहीं कर रहे, ये आइंस्टीन का कथन है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आप जानते होंगे। उनका ये कथन अभी जो आपको हम बताए। तो आइए दोस्तों, मुलाकात करवाते हैं आपको उन वैज्ञानिकों से जिन वैज्ञानिकों के बदौलत सेल के चैप्टर का विकास हुआ है। और आइए इस विकास को हम आपको ईस्वी के साथ बताने का कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक यादव राजकुमार बात सबसे पहले 1590 की कर लेते। 1590 ईस्वी की। 1590 ईस्वी में क्या हुआ? दो वैज्ञानिक, एक जेड जेनसेन तथा एच जेनसेन, 1590 में जेड जेनसेन और एच जेनसेन ने खोज किया किसका? माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप का। और कोशिका के क्षेत्र में कोशिका के खोज के लिए जो सबसे पहला क्रांतिकारी खोज था वो किसका था? माइक्रोस्कोप आप जानते हैं ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी, जिससे छोटे से छोटे चीजों को देखा जाता है। तो सेल का खोज हो इससे तो पहले जरूरी था कि माइक्रोस्कोप का खोज हो। क्या लगता है कि बिना माइक्रोस्कोप के सहायता से सेल को खोज लेना संभव था? संभव ही नहीं था। अब कहिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा तो था ना जी, वहां जाके तब कह सकते कि शुतुरमुर्ग के अंडा पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बाबू देख रहे हैं, हंस रहे हैं, ध्यान बनाकर रखिए। कोशिका का खोज हो इससे पहले जरूरी था किसका खोज हो जाए? माइक्रोस्कोप का खोज हो जाए। माइक्रोस्कोप का खोज के बिना सेल का खोज संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? और जैसे ही माइक्रोस्कोप का खोज हुआ उसके बाद ही लोगों की उत्सुकता छोटे से छोटे चीजों को देखने के लिए बढ़ती गई, छोटे से छोटे चीजों को देखने के लिए बढ़ती गई। और उसके बाद सीधे आ जाइए 1665 में। 1665 वो समय था दोस्तों, 1665 वो समय था जिसमें खोज हुई किसका? सेल की खोज हुई। किसकी खोज हुई? सेल की खोज हुई। और सेल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। सेल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। तो सेल का खोज सबसे पहले कब हुआ? 1665 में। और सेल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज कैसे किया? माइक्रोस्कोप से तो किया ही किया। हाँ, अपने द्वारा। यानी कि जेड जॉनसन और एच जॉनसन जो माइक्रोस्कोप बनाए ना, तो वो माइक्रोस्कोप प्रोटोटाइप था, उतने ज्यादा मैग्नीफाइंग ग्लास उसमें यूज नहीं किए गए थे। तो 1590 में तो माइक्रोस्कोप बनाने की जो कॉन्सेप्ट था वो विकास हो गया। अब उसमें धीरे धीरे क्या हो गया? संशोधन होते गया। जैसे मोबाइल का खोज हुआ शुरू में, तो पहले आप जानते हैं कि 1.5 मेगापिक्सल कैमरा से ही पागल वाला फोटो आ जाता था। क्या
अब तो पता नहीं 108, 112, ठीक है। हम तो लगता है कि एक दिन चाइना वाला इन्फिनिटी मेगा पिक्सल ना निकाल दे क्या। नहीं तो कोई कंपनी आएगा कहेगा कि 108 है, एक और 4-5 को दे रहे हैं कैमरा, इसको साटते जाइएगा बढ़ते जाएगा क्या। नहीं तो हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी आ जाए कि 108 मेगापिक्सल नहीं ठीक रहा है तो इसको खोलिए लगा दीजिए तुरंत 240 क्या। टेक्नोलॉजी है। तो जेड जॉनसन, एच जॉनसन ने तो कैमरा, सॉरी, माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तो खोज करने की माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट विकसित हो गया। धीरे धीरे उसमें और ज्यादा लेंस लगते गए और माइक्रोस्कोप और ज्यादा जो है अच्छे बनते गए। तो रॉबर्ट हुक ने खुद के द्वारा और ही बेहतर माइक्रोस्कोप बनाया और उन्होंने सेल के खोज के लिए कॉर्क लिया। क्या लिया? कॉर्क, यानी पेड़ का छाल। पेड़ का छाल लिया, पेड़ का छाल, और उस पेड़ के छाल को पतला से पतला से पतला काट दिया, जितना पतला हो उतना पतला कर दिया। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई पढ़े है? केमिस्ट्री में रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, उन्होंने परमाणु के खोज के लिए, नहीं, परमाणु के संरचना का पता लगाने के लिए सोने का पतला परत लिया था और उसको पीटते पीटते हद से ज्यादा पतला कर दिया। यानी केमिस्ट्री में जो हाल रदरफोर्ड सोने के परत से किए थे वही हाल बायोलॉजी में रॉबर्ट हुक कॉर्क का किए। वो कॉर्क लिया, यानी पेड़ के छाल लिया, उसको जितना संभव हो उतना पतला कर दिया, जितना संभव हो उतना पतला कर दिया, जितना संभव हो उतना पतला कर दिया गया। और उस कॉर्क के पतले परत को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, कॉर्क के पतले परत को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसको कॉर्क कैसा लगा जी? कॉर्क कैसा लगा? तो जिस तरह हम फिगर बना रहे हैं समझिए उसी तरह लगा है। कॉर्क जो है, जब वह पतले से पतले कॉर्क को देखा तो कॉर्क को माइक्रोस्कोप से देखा तो उसे कैसे दिखाई पड़ा? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया। और इसी का नाम उन्होंने क्या रखा? सेल रखा। वास्तव में सेल लैटिन शब्द है, सेल लैटिन शब्द है और लैटिन डिक्शनरी में सेल का अर्थ होता है क्या? छोटा कमरा। और वास्तव में रॉबर्ट हुक को ये छोटे छोटे कमरे के समान ही दिखाई दिए थे कॉर्क माइक्रोस्कोप में, इसीलिए छोटा कमरा के लिए लैटिन वर्ड क्या है? सेल। इसीलिए उन्होंने नाम रख दिया सेल। और इस तरह सेल का खोज। तो सेल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में। किसके सहायता से किया? कॉर्क वास्तव में क्या है? कॉर्क को उन्होंने पतला से पतला कर दिया और माइक्रोस्कोप में जब देखा तो कॉर्क उसे कैसे दिखाई दिया? और मधुमक्खी के छत्ते में जो उन्हें छोटे छोटे कमरे नजर आए वास्तव में उसी को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम देने के पीछे भी तर्क है। वास्तव में सेल कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है जिसका अर्थ लैटिन डिक्शनरी में क्या होता है? छोटा कमरा। चूंकि छोटे कमरे के भांति ही उसे दिखाई पड़े थे इसीलिए उसने नाम क्या रखा? सेल रखा। लेकिन रॉबर्ट हुक के द्वारा जो ये सेल की खोज हुई है वास्तव में यह एक मृत सेल है। वास्तव में यह क्या है? मृत सेल है। मृत सेल।
जीवित सेल का खोज सबसे पहले 1683 में जीवित कोशिका की खोज, हालांकि 1675 में ही हो गई थी, लेकिन पुष्टि कब हुई? 1683 में हुई थी। जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेन हुक ने किया था। किसने किया था? जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूवेन हुक ने। वास्तव में किसका खोज किया था? बैक्टीरिया का। चूंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, तो बैक्टीरिया खोजा तो एक कोशिका को भी न खोजा, और बैक्टीरिया जीवित है तो कोशिका भी जीवित है। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज हुई थी, वास्तव में वो कोशिका मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका खोजने का श्रेय किन्हें प्राप्त है? ल्यूवेन हॉक को प्राप्त है। इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी। वास्तव में बैक्टीरिया एक कोश के जीव है, तो उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की, तो उन्होंने जीवित कोशिका की भी खोज कर ली। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि एक मृत कोशिका किसे कहेंगे और एक जीवित कोशिका किसे कहेंगे? मृत और जीवित कोशिका में क्या अंतर है? मृत और जीवित कोशिका में क्या अंतर है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो कोशिका होते हैं ना, कोशिका होते, मान लीजिए कि एक गोलाकार कोशिका है। कोशिका गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार, अनियमित आकार कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी कोशिका होते हैं ना, उस कोशिका के भीतर में तरल पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? और इस तरल पदार्थ को हम कहते हैं क्या? जीव द्रव कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हालांकि प्रोटोप्लाज्म का पूरा क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे कोशिका के संरचना को समझते वक्त। लेकिन आप समझिए कि हर एक कोशिका के भीतर तरल पदार्थ होते, तरल पदार्थ। और कोशिका के भीतर का अगर तरल पदार्थ यानी क्या? जीव द्रव अगर है तो कोशिका जीवित है। अगर कोशिका के भीतर अगर जीव द्रव है तो कोशिका जीवित है। अगर जीव द्रव सूख गया, कोशिका मर गया है। एक मृत कोशिका का मतलब है कि उसके भीतर का जीव द्रव सूख चुका है, और एक जीवित कोशिका का मतलब है कि उसके भीतर का जीव द्रव अभी भी है, उसके भीतर का जीव द्रव अभी भी है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, जीवित कोशिका के तुलना में मृत कोशिका काफी मजबूत होती है। नाखून का अग्रभाग देख रहे हैं ना, ये मृत कोशिकाओं से बनी है। ये त्वचा देख रहे हैं ना, ये जीवित कोशिकाओं से बनी है। कौन ज्यादा मजबूत है? नाखून किसी को घायल भी कर सकते हैं। क्या जी? तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि मृत कोशिकाएं जीवित कोशिका के तुलना में काफी ज्यादा क्या होता है? स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग। यह नहीं कि मर गया खेल समाप्त, नहीं दोस्तों। जीवित कोशिका के तुलना में मृत कोशिका काफी ज्यादा मजबूत होता है, काफी ज्यादा मजबूत होता है। तो एक जीवित कोशिका किसे कहेंगे, एक मृत कोशिका किसे कहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं न रह गया? सब कुछ ओके ओके हो न गया? तो जीवित कोशिका का खोज देख लिया। अब आ जाइए 1831 पर। देख रहे हैं कितना धीमी गति से विकास हुआ है। हम लोग तो तुरंत पन्ना उलटते हैं, सेल समाप्त। लेकिन देख लीजिए उस पन्ना के हर एक जानकारी का पता लगाने में कितने लंबे समय व्यतीत किया है हमारे वैज्ञानिकों ने। 1590 से आ गए 1831 पर। कुछ अंदाज आपको है? 150 साल हो गया है कि नहीं?
1831 का समय है। 1831 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउन थे। रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन ये पता लगाए कि कोशिका के मध्य में एक गोलाकार संरचना होती है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में यह बात का पता लगाया कि कोशिका के मध्य में एक गोलाकार संरचनाएं होती है। कोशिका के मध्य में एक गोलाकार संरचनाएं होती है और इस गोलाकार संरचना का नाम रॉबर्ट ब्राउन ने ही क्या रखा? न्यूक्लियस रखा, यानी क्या रखा? केंद्रक रखा। तो पहले कोशिका की खोज हुई, फिर जीवित कोशिका की खोज हुई, फिर जीवित कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की खोज हुई। और केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया? ब्राउन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों की कोशिका की खोज हो गई है, जीवित कोशिका की भी खोज हो गई है, कोशिका के केंद्रक की भी खोज हो गई है, लेकिन अभी तक इस बात की जानकारी किसी वैज्ञानिकों को नहीं लगा है कि इसी कोशिका से प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण हुआ। यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजा क्या, लेकिन वो बता दिए कि कोशिका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सजीव का नहीं। ल्यूवेनहोक भी ये बताने में सफल नहीं हुए कि जो कोशिका जीवित खोजे है इसी से प्रत्येक सजीव का निर्माण हुआ है। रॉबर्ट ब्राउन भी केवल न्यूक्लियस को खोजे, आगे वो कुछ और बताने में सफल नहीं हुए। यानी 1665 से लेकर 1831 तक कोशिका के बारे में जितने भी अनुसंधान कार्य हुए और जितने भी वैज्ञानिक इससे जुड़े, वो ये नहीं बताए कि कोशिका ही प्रत्येक सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अब तक इस बात की जानकारी किसी वैज्ञानिकों को नहीं लगी है कि जो कोशिका को उन्होंने खोजा है वास्तव में यही सजीव के शरीर के निर्माण का आधार है। कोशिका सजीव के शरीर के निर्माण का आधार है। कोशिका सजीव के शरीर का निर्माण का आधार है। इस बात की जानकारी 1838-39 में हुई। 1838-39 में दो वैज्ञानिक, एक स्लाइडेन और दूसरा वैज्ञानिक था स्वान, दोनों ने मिलकर प्रतिपादित किए क्या? सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी आने के बाद यह क्लियर हो पाया, सेल थ्योरी आने के बाद ही यह क्लियर हो पाया कि प्रत्येक सजीवों के शरीर का निर्माण किससे हुआ है? सेल से हुआ है। 1838-39 में जब स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया, तब जाकर इस बात से पर्दा उठ गया कि प्रत्येक सजीवों के शरीर का निर्माण किससे हुआ है? सेल से हुआ है। सेल थ्योरी सेल के विकास के रास्ते में एक मील का पत्थर साबित हुआ दोस्तों। सेल थ्योरी आने के बाद ही सेल के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को गति मिला काफी तेजी से। तब वैज्ञानिक सेल के क्षेत्र में अनुसंधान करने लगे। लेकिन जो कुछ हो, सेल थ्योरी का महत्व सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि सेल थ्योरी ही यह बात पहली बार हमें समझाया कि प्रत्येक सजीव के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल है। रचनात्मक क्रियात्मक इकाई सेल है। ये रॉबर्ट हुक ने नहीं बताया,
ये ल्यूबन हुक ने नहीं बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं बताया, किसमें क्लियर हुआ? अब सेल थ्योरी में बहुत सी बातें थी, बहुत सी बातें थी, लेकिन सेल थ्योरी के बहुत से बातों में 4 बातें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, 4 बातें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और सेल थ्योरी की वे कौन सी 4 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी? सेल थ्योरी की वे कौन सी 4 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी? आइए उसको हम देख लेते हैं। देख क्या लेते हैं? यादें कर लेते क्या? और ध्यान रखिएगा दोस्तों, उम्र आपकी ऐसी है कि इस उम्र में पढ़ाई के अलावा कोई और काम किए हाथ से नौकरी गया। समझे कि नहीं समझे? सिर्फ और सिर्फ आपकी जो यह उम्र है, यह किस लिए है? पढ़ने के लिए। और यह बात हम आपको इसलिए बोले, ध्यान दीजिए, यह बात आपको हम इसलिए बोले कि आज एक लड़का पूछना है कि कितना घंटा सर पढ़े हैं। कल हम तो भर दिन पढ़ाते, सुबह उठते हैं रात को सोते वक्त तक हम पढ़ाते हैं भर दिन। तो कितना घंटा पढ़े? तो हम पूछे कि पटना आए थे क्या करने के लिए? तो आए थे तो सर पढ़ने के लिए ही। तो पढ़िए क्या? पटना आए थे तो आते वक्त तो नहीं सोचे थे कि 2 घंटा गांधी घाट जाना है, होली में राजगीर चले जाना है, ये सब सोचकर आए थे? नहीं आए थे। आप आए थे पटना सिर्फ सोचकर कि जा रहे हैं क्या करने। तो सारा समय किस लिए आरक्षित है आपका? पढ़ने के लिए। अब पढ़ना छोड़कर कोई और काम किए तो मार्केट में कई ऐसे लोग हैं सिर्फ पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब बहुत तो टैलेंटेड को देख रहे, वो पढ़ भी रहे हैं और दूसरों को भड़का भी रहे हैं। तो टैलेंटेड लोगों से भी सावधान रहना। टैलेंटेड लोग पढ़ लेगा, बाहर में आएगा और कुछ से कुछ बोलेगा, क्या करिएगा? पढ़ के क्वेश्चन तो आउटे हो जाता है, अब वो अपना पढ़ के आया है। तो एकदम आपको हम बता रहे हैं कि हर एक समय पढ़ने पर खर्च कीजिए। नौकरी हो जाएगा ना, उसके बाद एकदम मन भी लगेगा घूमने में, कुछ करने में। अभी कुछ करिएगा भी तो 100% मन से आप नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए पढ़ने का हुनर विकसित कीजिए। पढ़ने का हुनर विकसित हो जाएगा तो नौकरी बिल्कुल आसान काम है, क्योंकि नौकरी आसानी से होगा। बस सिलेबस में जितना क्वेश्चन है सबको रट लीजिए, कोई दिक्कत किसी भी एग्जाम में होने वाला नहीं है। लेकिन रटिएगा तो आप, रटिएगा कब? जब बैठिएगा। बैठबे नहीं करिएगा तो रटिएगा कब? क्या? तो आप सेल थ्योरी के महत्व को समझे कि न समझे? है? अब आइए कि सेल थ्योरी में बहुत सारी बातें थी। सेल थ्योरी में बहुत सारे बातें थी, लेकिन 4 बातें क्या थी? और 4 बातें जो महत्वपूर्ण थी उसका सबसे पहला बात है कि सभी सजीव किससे बने हैं? कोशिका से बने हुए। सभी सजीव कोशिका से बने हैं, यही बात सबसे पहले क्लियर किया गया। या तो एक कोशिका से बने हैं या एक से अधिक कोशिका से बने हैं। दूसरी बात, प्रत्येक सजीव का निर्माण केवल एक कोशिका से ही शुरू होता है। एक कोशिका से ही शुरू होता है। प्रत्येक सजीव का निर्माण केवल एक कोशिका से ही शुरू होता है, चाहे वो एक कोश के हो चाहे बहुकोश के हो। एक बहुकोशिकीय शरीर का जो निर्माण होता है तो क्या एक के साथ सारा कोशिका आ जाता है?
एक बहुकोशिकीय सजीव का निर्माण की भी शुरुआत कितने कोशिकाओं से होती है? एक कोशिका से। तो सजीव कोई भी हो, चाहे एक कोशिकीय हो बहुकोशिकीय, उसका निर्माण केवल एक ही कोशिका शुरू होता। चाहे आप मानव की निर्माण प्रक्रिया को ही समझिए। मानव के निर्माण प्रक्रिया की जो सबसे छोटी इकाई है, मानव के निर्माण की प्रक्रिया की जो सबसे छोटी इकाई है वो स्पर्म है, और दूसरा क्या है? ओवा है। मानव शरीर के निर्माण प्रक्रिया को अगर आप देखिए तो मानव निर्माण प्रक्रिया की जो सबसे छोटी इकाई है वो स्पर्म है, और दूसरा क्या है? ओवा है। दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं और बनाते हैं क्या? जायगोट। और जायगोट क्या है? एक कोशिकीय संरचना है। जायगोट क्या है? एक कोशिकीय संरचना है। फिर जायगोट विकास करके बनाता है क्या? भ्रूण, यानी एम्ब्रियो। भ्रूण विकास करके क्या बनाता है? फीटस, यानी क्या? गर्भ। और गर्भ विकास करके बनाता है क्या? चाइल्ड, यानी क्या? शिशु। और शिशु फिर ले लेता है क्या? जन्म। तो आप देखिए कि मानव एक बहुकोशिकीय सजीव है, और इसकी निर्माण भी शुरू हुआ केवल किससे? एक कोशिका से। एक कोशिका शुरू हुआ। तो कोई भी सजीव हो, बड़ा से बड़ा सजीव क्यों न हो, उसकी निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत एक ही कोशिका से होती है, चाहे वो बहुकोशिकीय हो चाहे वो एक कोशिकीय। तो सेल थ्योरी की पहली बात, सेल थ्योरी की पहली बात कि प्रत्येक सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। प्रत्येक सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोई भी सजीव हो, उसके निर्माण प्रक्रिया कोशिका से ही शुरू होता है। तीसरी बात कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रहने में सक्षम है। फिर भी वे मिलकर कार्य करते हैं। अभी आप तुरंत पढ़े कि कोशिकाएं मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक। कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। अब कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि कोशिका मिलेगा नहीं तो जीवित नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बना रहा है। कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बना रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोशिका मिल गया है तबे जीवित है, नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक कोशिका में इतनी क्षमता है कि वो स्वतंत्र जीवित रह सकता है। जो एक कोशिकीय जीव है उसमें एक ही कोशिका है जी, वो जिंदा रहता है कि नहीं रहता है? इसका मतलब है कि एक कोशिका भी अकेले रहने की क्षमता रखता है। तो कोशिका मिलकर के ऊतक बना रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये मत निकालिए कि कोशिका मिलेगा नहीं तो रहेगा नहीं, बिल्कुल रह सकता है। और चौथी बात सेल थ्योरी की नए कोशिका का निर्माण जिस भी प्रक्रिया से होता है उसमें न्यूक्लियस की भूमिका क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। उसमें न्यूक्लियस की भूमिका क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है।
यानी कि सेल थ्योरी इस बात को क्लियर नहीं कर सका कि आखिर नए कोशिका का निर्माण होता कैसे। क्योंकि सेल थ्योरी में यह बात कहा जा रहा है कि नए कोशिका का निर्माण जिस भी प्रक्रिया से होता है, यानी सेल थ्योरी ये बताने में असफल रहा कि नए कोशिका का निर्माण होता कैसे। लेकिन सेल थ्योरी इस बात को क्लियर कर रहा है कि जिस भी प्रक्रिया से होता हो नए सेल का निर्माण, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका सेल के न्यूक्लियस की होगी। तो क्लियर है सेल थ्योरी किसने दिया जी? स्लाइडेन। और सेल थ्योरी की सबसे बड़ी बात की सेल थ्योरी आने के बाद ही यह पता चला कि प्रत्येक सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका है। बात को समझ गए? और सेल थ्योरी की कितनी बात महत्वपूर्ण थी? प्रत्येक सजीव का निर्माण, कोई भी सजीव हो उसकी निर्माण प्रक्रिया शुरुआत एक ही कोशिका से होती है। कोई भी बड़ा से बड़ा जंतु क्यों न रहे, प्रत्येक कोशिका में स्वतंत्र रहने की क्षमता है। कोशिका का निर्माण जिस भी प्रक्रिया से हो उसमें भूमिका। तो सेल थ्योरी बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। सेल थ्योरी एक ही बात को स्पष्ट नहीं कर पाया कि आखिर नए कोशिका का निर्माण होता कैसे। सेल थ्योरी केवल एक बात को स्पष्ट नहीं कर पाया कि नए कोशिका का निर्माण होता कैसे है। उसके बाद अब आगे आ जाइए। 1838 में ही 1839 में ही एक वैज्ञानिक पुरकिंजे ने सेल के भीतर न्यूक्लियस का तो खोज पता ही चल गया। सेल के भीतर क्या पाए जाते हैं, और सेल के भीतर के तरल पदार्थ की खोज किसने किया? और इस पुरकिंजे ने इस तरल पदार्थ का नाम क्या रखा? प्रोटोप्लाज्म रखा। यानी क्या रखा? जीव तरफ रखा। कोशिका के भीतर तरल पदार्थ पाए जाते हैं, ये पहले ही आपको बता दिए थे, जिसके आधार पर कोशिका को जिंदा और मृत कहा जाता है। कोशिका को जिंदा और मृत कहा जाता है। कोशिका के भीतर के इस तरल पदार्थ की खोज सबसे पहले किसने की? पुरकिंजे ने की। और इसका नाम क्या रखा? यानी प्रोटोप्लाज्म जो नाम दिया गया था, यह भी किसके द्वारा? पुरकिंजे के द्वारा दिया गया। प्रोटोप्लाज्म जो नाम दिया गया किसके द्वारा दिया गया? पुरकिंजे के बाद आगे चलकर एक और वैज्ञानिक ने फिर नए सिरे से प्रोटोप्लाज्म की खोज की। उसका नाम क्या था? वॉन मोल। लेकिन वॉन मोल से पहले ही पुरकिंजे ने किसका खोज कर लिया था? अब 1845 में वॉन मोल ने एक नए सिरे से प्रोटोप्लाज्म की खोज की। लेकिन उसको उतना महत्व नहीं मिल पाया जितना किसको मिला? पुरकिंजे को। अब 1855 में दोस्तों आ जाइए। 1855 में एक वैज्ञानिक हुए, इसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने पता लगा लिया कि नए कोशिका का निर्माण होता कैसे। सेल थ्योरी में इस बात की जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई थी। सेल थ्योरी में इस बात की जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है। नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है, इस बात की जानकारी सबसे पहले किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने दिया। किसने दिया? और रुडोल्फ विर्चो का निर्माण का कहना है कि नए कोशिका का निर्माण शरीर में मौजूद पुराने कोशिका से ही होता है। नए कोशिका का निर्माण किससे होता है?
पुराने कोशिका से और नए पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होना क्या कहलाता है? कोशिका कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है, सेल डिवीजन कहलाता है। तो सेल थ्योरी में इसी एक बात की कमी थी कि आखिर एक सजीवों के शरीर में नए कोशिका बनते कैसे। और इस बात की जानकारी सबसे पहले 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने दिया। रुडोल्फ विर्चो के अनुसार प्रत्येक सजीव में नए कोशिका का निर्माण शरीर में मौजूद पहले से पुराने कोशिका से होती है, और पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण जिस प्रक्रिया के जरिए होता है उसका नाम क्या रखा गया? कोशिका। इस तरह से ये भी अब क्लियर हो गया कि नए कोशिका का निर्माण होता कैसे है, नए कोशिका का निर्माण होता कैसे। बहुत चीज खोज हो चुका है, नहीं जी, बहुत चीज खोज हो चुका है। जब इतने चीज का खोज होने लगा, हो गया, जब इतने अधिक चीजों का खोज हो गया, तब इस बात की मांग उठने लगी कि अब यह क्लियर किया जाए। मोबाइल चला रहे हैं जी, रख दीजिए मोबाइल सबको। जब इतने अधिक चीजों का खोज हो गया है, जब इतने अधिक चीजों का खोज हो गया, तब यह मांग उठने लगा कि यह बताया जाए कि यह कोशिका होता कैसा है। अभी तक सब कोशिका के भिन्न भिन्न भागों की खोज कर रहे हैं, लेकिन एक कोशिकाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी अभी भी निकल कर सामने नहीं आई है कि कोशिका है कैसा। कोशिका के भिन्न भिन्न भागों के बारे में जानकारी मिल रही है, लेकिन कोशिका के संरचना के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। कोशिका के संरचना के बारे में जानकारी देने वाला जो पहला सिद्धांत था वो 1861 में पेश हुआ, और 1861 में जो सिद्धांत पेश हुआ उसका नाम था प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। और प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया मैक्स शुल्ज ने। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया? मैक्स शुल्ज ने। किसने दिया? मैक्स शुल्ज ने। और यह कोशिका का संरचना बताने वाला थ्योरी था, संरचना बताने वाला। और कोशिका का संरचना बताने वाला यह थ्योरी क्या कहता था? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी क्या कहता था कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का बना एक गोलाकार पिंड है। कोशिका प्रोटोप्लाज्म का बना एक गोलाकार पिंड है, एक गोलाकार पिंड है। कोशिका प्रोटोप्लाज्म का बना एक गोलाकार पिंड है। यह बात कर रहे हैं मैक्स शुल्ज किस थ्योरी में? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी में। लेकिन इसका थ्योरी पूरी तरह से गलत साबित हो गया। कोशिका की संरचना बताने वाली जो यह थ्योरी थी, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, यह थ्योरी बतलाया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का बना एक घनाकार पिंड है, लेकिन यह थ्योरी गलत साबित हो गई। तो अब सवाल उठता है कि कोशिका की संरचना कैसी होती है, कैसे पता लगाया जाए? तो दोस्तों 1931 में, 1831 की जगह 1931 करिए नोट में, हो गया है ना? 1831 की जगह 1931 कर लीजिए। 1931 में दो वैज्ञानिक नॉल एवं रस्का, नॉल एवं रस्का, इन्होंने एक क्रांतिकारी खोज किया। और इन्होंने किसका खोज किया?
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तो अब कोशिका के संरचना बताने की जरूरत ही न रह गई। जैसे ही नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया, जैसे ही नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया तो कोशिका के संरचना बताने की जरूरत ही नहीं रह गई, क्योंकि कोशिका जैसा भी था इस माइक्रोस्कोप से स्पष्ट दिखता था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें परमाणु के इलेक्ट्रॉन तक की आकृति को भी हम निरीक्षण कर सकते हैं। ये बहुत हाई रेजोल्यूशन वाला माइक्रोस्कोप होता है। और जैसे ही यह माइक्रोस्कोप का खोज हुआ उसके बाद तो समझिए कोशिका के क्षेत्र में दिन दुनी रात चौगुनी गति से अनुसंधान कार्य होने लगे और संरचना बताने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जैसी भी कोशिका की संरचना होती है वह इस माइक्रोस्कोप में स्पष्ट दिखाई पड़ती है, स्पष्ट। तो दोस्तों, कोशिका के बारे में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने 1590 से लेकर 1931 तक जो कार्य किए वो आपके सामने में हम क्रमिक तौर पर रख दिए। सारे वैज्ञानिक का नाम याद हो गया कि नहीं याद हो गया? अब कोशिका की संरचना कैसी होती है? तो कोशिका के संरचना का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आखिर कोशिका की संरचना कैसी दिखाई पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो कोशिका की संरचना कैसी दिखाई पड़ेगी, आइए इसका जिक्र हम अगले क्लास में करेंगे दोस्तों। ऑनलाइन सूचना दिए थे कि बायोलॉजी आज स्टार्ट होगा, कहाँ दिए थे सूचना?